अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं अब तक, तो परिवार के सदस्य आप जो है वो निश्चित तौर पर जो है बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले देख पाएं। और इसके लिए बेल आइकन दबा के जो है वो क्या कर लें, आप ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लें। आइए अब करते हैं शुरुआत। हमने राजस्थान का परिचय जो है वो लास्ट सेशन में हमने देख लिया था। आज हम राजस्थान का इतिहास शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। टोटल 10 चैप्टर है और टारगेट है 10 दिन में 10 चैप्टर करना है। 10 दिन में 10 चैप्टर हमें करना ही है। तो अगर हम 10 दिन में करेंगे, मान लो कि 10 दिन में कक्षा 6 हो जाएगी, 2 दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं, 12 दिन मान लेते हैं। कक्षा 7 हम कर देंगे मान लो 15 दिन में, और कक्षा 8 हम कर देंगे 15 दिन में। कक्षा 9 हम कर लेंगे लगभग यही, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या मैक्सिमम, और कक्षा 10 हम 15 दिन में कर देंगे। तो 15 15 30 और 30 60 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 70 नहीं, हम इसको और जल्दी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये टोटल जो हो रहा है उसको और कम करेंगे। टोटल तो देखो 15 और 15 30 30 30 60 और 70 दिन हो रहे हैं, 70 और 2 72 हो रहे हैं। लेकिन हम इसको टारगेट बना के चल रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो क्या करें, अंडर 60 डेज करें। हमारे पास 140 दिन है, 60 दिन में हम ये कर लेंगे और फिर बचेगा कुछ नहीं। राजस्थान जी की तो पूरा कवर हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है वो आपके इस रीट में तो काम आएगी ही, और आपका जो मेन एग्जाम होगा उसमें गेम चेंजर साबित होगी। आपका जो मेन एग्जाम जो होगा उसमें गेम चेंजर साबित होगी ये पुस्तक। तो चलिए करते हैं शुरुआत राजस्थान के इतिहास की। ये राजस्थान का एक बेसिक सा आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मैप दिया हुआ है, और इसमें आपने ऐसे बहुत बच्चों ने नाम सुने होंगे, जांगल देश, मत्स्य प्रदेश, सूरसेन जनपद, मरु कांतार। ठीक है, इधर जो है वो मध्यमिका और सीवी जनपद, ऐसे नाम सुने होंगे। आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं, यानी थोड़ा सा हम प्राचीन राजस्थान का इतिहास देखेंगे, जनपद कालीन इतिहास देखेंगे, और यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। देखिए, कंफ्यूजन कुछ नहीं है मोनिका कुमारी जी, जितना कंफ्यूजन आप रखेंगे उतनी ही कंफ्यूज रहेंगे। फिर भी बताइए क्या कंफ्यूजन है। हमने आपके कंफ्यूजन के लिए अलग से सेशन भी किया था कि आपकी जो भी कंफ्यूजन है आप बताएं। फिर भी आप बताएं क्या कंफ्यूजन है आपको। ऐसा तो कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट करें और हमें बताएं किस चीज़ में आपको कंफ्यूजन हो रही है। अगर हमारी इतनी क्षमता होगी कि आपका कंफ्यूजन दूर कर पाए तो हम बिल्कुल जो है करेंगे आपकी कंफ्यूजन को दूर। जी ठीक है, आपने अभी तक कोई नहीं कहा है कुछ भी, चलिए ठीक है, मैं शुरू करता हूं सेशन को। देखिए, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। महाभारत और इसी समय के जो अनेक ग्रंथ है, संहिता ग्रंथ, उनमें हमें जो है वो बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है। रीट के 2 पेपर एक साथ कैसे हो सकते हैं शर्मिला जी? इस पे मैंने पूरा डिटेल में सेशन बना रखा है कि पहले जैसे सीटेट होती है, सीटेट जैसे आप मान लो केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले सीटेट देना पड़ता है। सीटेट का रिजल्ट आता है, फिर रिजल्ट आने के बाद भर्ती निकलती है केंद्रीय विद्यालय की, फिर आप दोबारा फॉर्म भरते हो, फिर आप दोबारा पेपर देते हो। ठीक वही प्रोसेस इसमें होगी। 2 पेपर अलग अलग टाइम पे होंगे, अलग अलग काफी बीच में समय होगा। ठीक है, बहुत सारा समय मिलेगा आपको 2 पेपरों के बीच में। सबसे पहले मरु प्रदेश की बात करते हैं। मरु शब्द देखिए, राजस्थान, जिस राजस्थान को आज हम राजस्थान कहते हैं, इसके पहले राजस्थान के नाम से नहीं जाना जाता था। जिस राजस्थान को आज हम राजस्थान कहते हैं, इसे पहले राजस्थान के नाम से नहीं जाना जाता था। इसको अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जाना जाता था। जैसे मरु प्रदेश,
या मरु, ऋग्वेद संहिता, हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वृद्ध संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में आर्यों का प्रारंभिक, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मरु प्रदेश, सीवी जनपद, मत्स्य जनपद, और एक आधा ऑप्शन और आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में आर्यों का जो प्रारंभिक जनतंत्र था वो कौन सा था, मरु प्रदेश था, जिसमें वर्तमान का बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ इसके 3 भाग बन गए, कुरु, मध्र और जांगल प्रदेश। ठीक है, यानी ये जो मरु प्रदेश था, मरु प्रदेश बाद में क्या बन गया, 3 भागों में डिवाइड हो जाता है मरु प्रदेश, जिसमें से एक भाग तो कुरु क्षेत्र कहलाता है, दूसरा जो भाग है वो मध्य क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये नाम नया है, इसको याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मध्य जनपद कहाँ था, या प्राचीन समय में राजस्थान के किस भाग को मध्य जनपद कहा जाता था, तो यही बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है। और तीसरा जो था वो कौन सा था, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। तो इस प्रकार से ये 3 भागों में डिवाइड होता है। इसके बाद जांगल प्रदेश कौन सा है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस जनपद में, वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर। ठीक है, बीकानेर का कुछ भाग, नागौर का कुछ भाग और जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, अहिछत्रपुर, नागौर, वर्तमान में जो नागौर है वही अहिछत्रपुर कहलाता है, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और उनके भाई श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से जो है वो गुजरे थे। कौन से क्षेत्र से, जांगल प्रदेश से गुजरे थे। भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम वो कहाँ जा रहे थे, द्वारिका जा रहे थे, गुजरात में। कहाँ से, इधर से। तो द्वारिका जाते समय यहां से ये जो है गुजरे थे। दो डेट इसलिए दिए कि हो सकता है कि हालांकि पेपर तो 24 को ही होगा, लेकिन अगर चाहे सरकार को ऐसा लगे कि पेपर में नकल वगैरह हो और बहुत ज्यादा लोग हैं तो 2 शिफ्ट में करवा सकती है सरकार। जैसे आधे लोगों का जो है वो, आधे लोगों का पेपर जो है वो एक दिन करवा ले, और आधे लोगों का पेपर, जैसे L1 का पेपर जो है वो 23 को हो जाए, और L2 का पेपर जो है वो, यानी रीट वाले बच्चे जो रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं उनका 23 को, और रीट लेवल 2 के 24 को हो जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि एक ही दिन होगा 24 तारीख को, फिर भी देखते हैं भविष्य में। लेकिन आप ये मत सोचे कि 2 तारीख दिए तो दोनों पेपर साथ हो जाएंगे। परी और मैन कभी साथ नहीं होंगे, क्योंकि परी और मैन साथ तो असंभव है, क्योंकि जब तक परी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैन पेपर कैसे हो सकता है, बताओ। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, मत्स्य जनपद का। किसकी बात कर रहे हैं, मत्स्य जनपद की बात कर रहे हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मत्स्य जनपद से। महाभारत मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बेराट थी, जिसे वर्तमान में बेराट कहते हैं। यह जनपद अलवर जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन हमें प्राचीन चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी किया है। तो चीनी यात्री यहाँ आया था भारत में प्राचीन समय में यात्रा के लिए, तो उसने भी इसका जो है वो वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, सूरसेन जनपद। देखिए आप, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है। जैसे एक लड़के की रिश्ता हो गया और रिश्ते के बाद उसको चिंता ये सता रही है कि मेरी शादी कैसे होगी, बारात कैसे जाएगी, बारात में टायर पंचर हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे दोस्तों ने शराब पीकर अगर मेरे ससुराल में ऐसे पार्टी में ज़्यादा
जो है उत्पात मचाए तो मैं क्या करूंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं पैसे कहां से लाऊंगा, बच्चे मेरे कैसे होंगे। इन बातों को लेकर चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी शादी मन भाई रिश्ता तय हो चुका है तो आराम से गूंद के लड्डू खाइए और सारा काम अपने आप हो जाएगा। चिंता मत करिए, आपका काम केवल पढ़ना है। इस समय पेपर कैसे होगा, 2 पारी में होगा कि 1 पारी में होगा, नकल होगी कि नहीं होगी, क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए 140 दिन पड़े हुए हैं। लास्ट के 5 दिन सोच लेना। लेकिन अब पढ़ोगे नहीं ना तो लास्ट के 5 दिन फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो भैया पढ़ लो, अभी तो पढ़ने में ज्यादा फायदा है। बाकी आपकी मर्जी है, देखो फ्री की क्लास है और हर तरीके के बच्चे हैं, तो कोई प्यार की बात करे, कोई चिंता करे, कुछ भी करे, आपकी स्वतंत्रता है। मैं तो ज्यादा कमेंट की तरफ ध्यान नहीं देता हूं वैसे भी, लेकिन इस चक्कर में कुछ जो महत्वपूर्ण कमेंट होते हैं आपके वो निकल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस बार सीरियस होकर तैयारी करें और बाकी चीजों को छोड़ दे, संभावनाओं को छोड़ दे। सरकार अपने आप बता देगी कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। अभी आपको पता है कि रीट होगी, इतने पदों पर होगी, इस दिन होगी, और सिलेबस वही है जो 2021 में था। सिलेबस वही है जो 2021 में था, कोई परिवर्तन नहीं है। आप पढ़ें आराम से और अपने लक्ष्य की ओर। अब कई बच्चे तो ऐसी ऐसी टेंशन ले रहे हैं कि पेपर वो बोर्ड करवाएगा, अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, पेपर 280 क्या करांगा। तो 280 तो पढ़िया पेपर 180 पढ़िया पेपर 180, ना कि बात करें या सोचा। चिंता करें काम नहीं होगा, चिंतन करो और अध्ययन में लगे रहो। तो बात करते हैं हम सूरसेन की। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरसेन क्षेत्र में राजस्थान के कौन से भाग आते हैं? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी लेखक ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान का जनपद सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किस लेखक ने किया है? तो यूनानी लेखक ने सिकंदर के समय के काल में जो है वो इसका उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का भी वर्णन मिलता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, किस प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन प्राप्त होता है, या सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन हमें कौन सी प्रशस्ति से प्राप्त होता है? बयाना। और बयाना कहां पर है? भरतपुर में है। कहां है? भरतपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, फिर भी अगर आप लिख के नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपकी गलती होगी। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ तो बहुत सारी जातियां थी पंजाब की, जो सिकंदर से बचने के लिए और अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करती है? राजस्थान में आ जाती है। कहां आ जाती है? राजस्थान में आ जाती है। और राजस्थान में आकर ये जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो है बस जाती है। देखना आगे क्या होता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इसने अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालवा जाति थी, सीवी थी और अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मालवा जाति कहां पर? तो मालवा जाति जो थी वो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में जो थी वो फैली हुई थी, है ना, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में। बाद में आगे बढ़ गए। इसके बाद देखिए सीवी जनपद, मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो सीवी जनपद कहलाता है। ये सीवी जाति पंजाब से आई थी। आधुनिक उदयपुर के पूर्वी और पश्चिमी और उत्तर का संभागीय प्रदेश, यानी उदयपुर का पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और उत्तर का भाग जो है वो सीवी जाति के आधिपत्य के लिए जाना जाता है। यानी इस क्षेत्र पर सीवी जाति का अधिकार था, इसीलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी थी मधेमिका या मधेमिका, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट अर्थात मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। तो ये देखो कितने एक एक लाइन जो मैंने हाईलाइट कर रखी है येलो कलर में, वो सारी की सारी लाइनें आपके लिए क्वेश्चन के रूप में है। जितनी भी लाइनें यहां पर हाईलाइट है सब अगर आप
वैसे मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वहां से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ सकते हैं। अगर वो के सेशन आप नहीं देखे हैं या इसमें से कोई लाइन वहां पर रह गई है, मेरी आंखों से ओझल हो गई है, तो यहां से लिख कर, यानी वो नोट्स आपके पास हैं जिन्होंने 2011-21 में तैयारी की थी, 2021 में मेरे साथ तैयारी की थी, उनमें बहुत सारे बच्चों ने नोट्स का प्रिंट निकलवा रखा है। तो अगर इस चैप्टर का निकाल लो, उसमें चैप्टर वाइज है, चैप्टर कक्षा 6 हमारा राजस्थान, तो उसमें निकालो और यहां से अगर कोई लाइन बच गई है तो पेन अपने पास रखो, उसमें लिख लो ताकि वो पूर्ति हो जाए। इसके बाद देखिएगा अर्जुनायन की बात करते हैं। अर्जुनायन, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। तो अर्जुनायन जो क्षेत्र था वो कहाँ राजस्थान में था? भरतपुर और अलवर में। और अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षेत्र को परास्त किया था। इसके बाद मालव क्षेत्र की बात करते हैं तो मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर था। और ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे बच्चों ने जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं अलग अलग प्रकार के, उन्होंने बहुत सारे पेपरों में देखा है कि मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा था? जयपुर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में यह अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गया। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता है। कितना प्यारा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मालव देश के अंदर नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र है जो मालव देश के अंतर्गत नहीं आता है? आपको ऑप्शन दिया जाएगा टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ और जयपुर। अब जयपुर के आसपास के निकट, जयपुर के आसपास जो थे वो हालांकि मालवों का केंद्र था, लेकिन जयपुर जो है मालव देश में नहीं आता है, जयपुर का टोंक आता है, याद रखना। तो यहां पर उत्तर जयपुर हो जाएगा आपका सही। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ जो है मालव क्षेत्र के अंदर आते थे। ऐसे क्वेश्चन आप कभी कभी कहते हो ना कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने। अब आपकी हिम्मत चाहिए, आप कितना याद रख पाओगे। मालवों की दिग्विजय को यूप अभिलेख नांदसा में लगा हुआ है। मालवों ने जो दिग्विजय प्राप्त की थी, यानी मालवों ने जो विजय प्राप्त की थी, ये विजयों का उल्लेख हमें कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है हमें? तो ये जो है वो यूप अभिलेख। क्वेश्चन पूछा जाएगा यूप अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? यूप अभिलेख जो है वो नांदसा नामक स्थान है भीलवाड़ा में, यहां से हमें प्राप्त हुआ है। और ये किसके लिए जाना जाता है? किसकी डिटेल मिलती है हमें? मालवों की विजय की डिटेल हमें यहां से प्राप्त होती है। एक बार सारे बच्चे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, एक बार अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, योद्धेन। क्या आता है? योद्धे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, योद्धे क्षेत्र के अंदर राजस्थान का कौन सा भाग आता है? तो राजस्थान के उत्तरी भाग का, राजस्थान का उत्तरी भाग। अब राजस्थान का उत्तरी भाग है कौन सा भाई? ये राजस्थान है आपका, ये राजस्थान है, ये पूर्व है, तो ये उत्तर हो गया। और उत्तर में यहां देखो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, ये गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, पंजाब हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। भाग योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। संभवतः योद्धाओं ने ही उत्तरी राजस्थान को कुषाण शक्ति, यानी उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। यहां पर जो कुषाण वंश का शासन था उसको नष्ट करने वाले, उसका अंत करने वाले कौन थे? योद्धे थे। गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीक होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप से बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के अंत में हूण आक्रमण ने गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे विद्वान साथियों कि भारत में जनपद व्यवस्था का अंत किस आक्रमण से हुआ? भारत में जनपद व्यवस्था का अंत किस आक्रमण से हुआ? किस आक्रमण से हुआ? भारत में जनपद व्यवस्था का अंत जो है वो बीएड फर्स्ट ईयर रीट दे सकते हैं क्या? बीएड फर्स्ट ईयर वाले रीट दे सकते हैं, बट वो योग्य नहीं होंगे, बट आपको देनी है, आपका अनुभव हो जाएगा। तैयारी करो,
बट वैसे आप योग्य नहीं माने जाओगे। जो बीएड फर्स्ट ईयर में है, बट जो बीएड सेकंड ईयर में है वो दे सकते हैं, योग्य भी माने जाएंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। वृहद संहिता नामक ग्रंथ में, वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा मिलती है। यानी क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपके पास कितने भी बड़े राइटर की, यानी राजस्थान की बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों ने बुक निकाल रखी है, किसी भी बुक में आप ये क्वेश्चन दिखा दीजिए मुझे कि वृहद संहिता जो है वो हमें जनपदों के पतन का एविडेंस देती है। यानी महाजनपद और जनपद का जो अंत हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? इससे प्राप्त होती है वृहद संहिता से। आपने बहुत सारी बुक पढ़ी है, अलग अलग राइटर की बुक पढ़ी है, अलग अलग जो पब्लिकेशन है उनकी बुक पढ़ी है। ईमानदारी से एक बार यस या नो लिख के बताओ, क्या यह क्वेश्चन आपको मिला? क्या ये क्वेश्चन आपको मिला कहीं पर? आरबीएससी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है मेरे विद्वान साथियों। आरबीएससी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है, कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद के जनपद अन्य नामों से और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे कि मेवाड़। देखो राजस्थान में जैसे ही जनपद का अंत होता है, महाजनपदों का अंत होता है, तो नए क्षेत्र विकसित होते हैं, जैसे कि मेवाड़, वागड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र और मेवात क्षेत्र। सबसे पहले मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है। ये वाला जो क्षेत्र है वो प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक कुहिल सिसोदिया वंश का जो है वो शासन रहा है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर समय समय पर इसकी राजधानी रही है। एक प्यारा क्वेश्चन दिखाऊं आपको क्या? देखिए एक प्यारा क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेवाड़ की कितनी राजधानियां रही है? मेवाड़ की कितनी राजधानियां रही है? मेवाड़ की कितनी राजधानियां रही है? तो 7 राजधानियां मेवाड़ की। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। देखो सरल क्वेश्चन, केवल एक ही लाइन का, मेवाड़ की कितनी राजधानियां? राजधानी, पेन मेरा अभी आया नहीं है, पेन मंगाऊंगा मैं। मेवाड़ की कितनी राजधानियां थी, यानी टोटल कितनी राजधानियां हुई थी? ऑप्शन में आ जाएगा 5, ऑप्शन में आ जाएगा 3, ऑप्शन में आ जाएगा 2 और ऑप्शन में आ जाएगा 7। 7 तक पहुंच नहीं पाओगे आप, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको किसी भी गाइड में मिलेगा नहीं। देख लो अब आपके सामने, नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड महाराणा प्रताप के समय और फिर महाराणा प्रताप के बेटे के समय उदयपुर। यहां की बोली मेवाड़ी थी। इसके बाद आता है वागड़ क्षेत्र। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। दूसरा पिलानी के आसपास जो नरहड़ पीर का क्षेत्र है, भादरा और नोहर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वागड़ क्षेत्र कहलाता है। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग को ही वागड़ कहा जाता है। तो वैसे प्रैक्टिकली देखते हैं हम, तो जो धुजनों का जो स्थान है नरहड़ पीर के आसपास का क्षेत्र, वो वागड़ क्षेत्र कहलाता है। और बुक में अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से वागड़ क्षेत्र जाना जाता है, तो आपको उत्तर क्या करना है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। याद रखना, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। इसकी बोली जो है वो वागड़ी बोली है। कौन सी बोली है? वागड़ी। इसके बाद देखिएगा मारवाड़। मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश को ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में
इसमें इसके मंडोर अर्थात जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। ठीक है, आप जानते हैं। हड़ौती की बात करते हैं। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीना जनजाति का आधिपत्य था। क्वेश्चन पूछा जाता है हड़ौती पर प्राचीन समय में किसका आधिपत्य था? मीनाओं का। मीना वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नाम जो है वो बूंदी के नाम का नामकरण जो बूंदा के नाम पर हुआ। यानी मीना वंश का शासक था बूंदा मीना और उसी के नाम पर बूंदी का नाम क्या पड़ गया? बूंदी। कालांतर में चौहान वंश के हाड़ा शाखा के क्षेत्र चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा है उसने इस क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को क्या कहते हैं? हम हाड़ौती कहते हैं और यहाँ की बोली भी हाड़ौती है। इसके बाद आता है ढूंढाड़, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा है। 12वीं सदी में कुशवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़ गुजरों को परास्त करके अपने राजवंश की नींव डाली। कछवा राजवंशों ने किनको परास्त करके कछवा राजवंश की स्थापना की? मीना और बड़ गुजरों को। और इसकी भाषा क्या है? ढूंढाड़ी है। इसके बाद आता है मेवात क्षेत्र। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही है मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान था। हसन खान मेवाती। क्वेश्चन आता है हसन खान मेवाती किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? हसन खान मेवाती किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो मेवात क्षेत्र से प्रसिद्ध रहे हैं। और जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध जो है वो लड़ता है हसन खान मेवाती। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि जैसलमेर का मांड और वल क्षेत्र, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ का कांठल और झालावाड़ का मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अपनी बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं और यह चैप्टर हमारा अंत होता है। कल हम इसी समय चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे।